हाँ भाई, कर दें शुरू। 4 दिन की छुट्टियों के बाद। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें एक ही दिन की मिली, लेकिन टोटल 4 दिन की थी ना। प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है कि पहली एक्सरसाइज आप लोगों ने बड़े आराम से कर ली होगी। वो कोई समस्या तो नहीं किसी क्वेश्चन में? कोई छुट्टी? हाँ, सौभाग्य छुट्टी में था। कर ली तूने खत्म? ठीक है। तो अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज का नंबर है। सेकंड एक्सरसाइज जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी पहले वाली, उसी से बनती थी, मैंने आपसे कहा था। और उसका नाम क्या था? मैंने उस दिन बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे ना आपको। क्या था? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो लिखते हैं, हेडिंग लो पहले, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और समझते हैं कि ये कैसे और कहां अप्लाई होगी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि दो इवेंट या तीन इवेंट जब एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ ली जाती है, उस वक्त ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम काम आती है। आपको ध्यान है, 11th क्लास में हमने वो पढ़ा था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हमसे जब दो या तीन चीजों के आउटकम बोलता था और हमसे बोल देता था ये एंड ये, कितने केसेस बनेंगे इसके, तो एंड वाले केस में हम मल्टीप्लाई किया करते थे। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही केस है। आपको दो या तीन इवेंट्स के बारे में बताएगा जिनको देख के आपको चल रहा होगा पता कि एक इवेंट पहले हो गया, उससे जुड़ा हुआ दूसरा इवेंट है। अगर तीन इवेंट होंगे तो पहला एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, दूसरे के होने पे पहले का फर्क पड़ रहा होगा, फिर तीसरा हुआ, तीसरे के होने पे उन दोनों का फर्क पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। उस केस में ये तीनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ लेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री कार्ड्स आर ये, ऑल द थ्री इवेंट्स आर ये, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा वो। तो जब वो दो तीन इवेंट्स को डिस्कस करके उनकी प्रोबेबिलिटी एंड में एक साथ पूछ लेता है, तो हमें उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है। और उस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग ढूंढते कैसे हैं? जो फॉर्मूला पहले हमारे पास था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही था। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी मल्टीप्लाई से इस्तेमाल होती है ये। और मल्टीप्लाई को हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में या फिर सेट्स में किस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन से कैसे करते थे रिप्रेजेंट? एंड मल्टीप्लाई यानी एंड, एंड को हम लोग, अरे, इंटरसेक्शन से करते थे। यूनियन तो और होता था, प्लस लगाते थे उसके लिए तो हम लोग। तो यानी कि इस वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी दो चीजों की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इकट्ठे पूछी जाए तो यानी वो ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जाएगा? ये इंटू ये। लेकिन लेकिन जैसे मैट्रिक्स में ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, यहां पर इक्वल तो होगा, ये इंटू ये लिखो या फिर ये इंटू ये लिखो। लेकिन आप ये सोचो पहले कि इन दोनों को यहां पे जब लिखोगे तो आप पहले कौन सा लिखना चाहोगे, ये या फिर ये? और कारण सोच के बताओ क्यों ये वाला क्यों पहले लिखना चाहोगे, बी वाला क्यों पहले लिखना चाहोगे, ये बताओ। चलो रहने दो, मैं बताता हूं। तुम वो बात नहीं सोच पा रहे। मैंने बी पहले लिखा, इंटू में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। ये मैं कहता हूं आपसे फॉर्मूला हम लोग नया नहीं है, उसी को ट्विस्ट कर दिया, इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही पहले क्यों लिखा बताओ? ए और बी दो इवेंट थे, उन दोनों में कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ होगा? या देख के बताओ, ए और बी में कौन पहले हुआ होगा, बी या फिर कौन बाद में हुआ होगा? बी पहले हुआ होगा, तो जो पहले हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिख रहे हैं। तभी तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जब पहला हो चुका हो। सीक्वेंस मैच कर रहे हैं मतलब हम लोग। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी क्वेश्चन में ए और बी को डिफाइन कर चुके होंगे। तो जिसका जैसा मतलब बैठेगा आप प्रोबेबिलिटी वैसे ही लिखोगे। लेकिन बेहतर है जो इवेंट पहले होता है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिखनी चाहिए। बी जो ये ए है, ए बाद में हो रहा है जब ए ये बी हो चुका होगा। आगे बात समझ में? किस तरीके से मैं कह रहा हूं कौन सा पहले लिखा जाएगा कौन सा बाद में लिखा जाएगा? इसका इस्तेमाल हमको तब ज्यादा अच्छा लगेगा जब तीन इवेंट्स आएंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे तीन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ ले, इससे कंपेयर करते हैं। देखो, एक की प्रोबेबिलिटी फिर दूसरे की जब पहला हो चुका हो। ठीक है। इसको देखते हुए यहां बताओ कैसे कैसे लिखा जाए। सबसे पहले क्या आएगा? सी। सी क्यों? क्या सोच के सी कहा आपने?
सबसे पहले सी कह रही है ये, ठीक है, हमने कहीं डिफाइन नहीं करा, तो इन तीनों में से कोई भी सबसे पहले हो सकता है। सबसे पहले सी मान लो, सबसे पहले सी की प्रोबेबिलिटी, अब बी और सी की, बी की प्रोबेबिलिटी जब सी हो चुका हो, फिर ए की प्रोबेबिलिटी जब, अरे बी सी दोनों हो चुके हों, ये तो मतलब है यहाँ पर पहले एक इवेंट की फिर दूसरे की जब पहला हो चुका हो, तो तीन में भी तो वही आएगा, पहले एक की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले जो भी हुआ होगा, इन तीनों में जो भी आपने सबसे पहले डिफाइन किया होगा वो आएगा यहाँ पर, फिर दूसरे की जब पहला हो चुका हो, फिर तीसरे की जब दोनों हो चुके हों, उनके बीच में कुछ ना होने का मतलब इंटरसेक्शन ही होगा, यानी दोनों हो चुके हों। आई बात समझ में? हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तीन वाले भी, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, समझना है एक की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की जब पहला हो चुका हो, फिर तीसरे की जब दोनों हो चुके हों, ये दोनों हो चुके हों, इनकी वजह से प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा होगा। ओके, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला यहां पर, हाँ मल्टीप्लाई है, वहां पे तो मल्टीप्लाई है, अच्छा मैंने डॉट भी लगाया इसलिए परेशान है। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बोलिए। तूने तो पीसी कहा था, किसको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहां पर एक इवेंट, यहां पर अकेला जो लिखा है ये, जो इवेंट सबसे पहले हुआ होगा, स्लैश लगा के कुछ लिख सकते हो उससे पहले? आप ये कहना चाह रहे हो सी के साथ भी स्लैश लगा के लिखूं कुछ? नहीं, क्या कहना चाह रही हो फिर? यहां नीचे या फिर ऊपर अलग अलग क्यों होगी? यहां पे तीन इवेंट्स हो रहे हैं, सबसे पहला इवेंट अकेला था तो वो ये लिख दिया ये रहा, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे पहले ने कुछ फर्क डाला होगा, इसलिए दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका हो इनटू तीसरे की प्रोबेबिलिटी, और तीसरे की प्रोबेबिलिटी पे इन दोनों ने कुछ ना कुछ फर्क डाला होगा, इसलिए तीसरे की प्रोबेबिलिटी जब ये दोनों हो चुके हों। ठीक है, ये चीज यहां भी तो लिखी हमने इस तरीके से ही, मैं इसीलिए दो वाला पहला लिख के दिखाया और इसी को कंपेयर करो यहां पर, और याद करने को नहीं दे रहा मैं फॉर्मूला, ये याद मत करना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आप ए बी सी पी क्यू आर भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना सबसे पहला वाला इवेंट सबसे पहले आएगा, फिर दूसरे की जब पहला हो चुका हो, फिर तीसरे की जब दोनों हो चुके हो, ऐसे ही चौथे की जब तीनों हो चुके हो, चार इवेंट आ गए अगर तो। ठीक है, बात समझ में आई? करें शुरू? सबसे पहला एग्जांपल पढ़िए। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कार्ड्स का है या फिर कुछ और है, बॉल्स का। ठीक है, पढ़िए जरा, एग्जांपल नंबर क्या है, एक्सरसाइज के जस्ट बाद जो है ना, हाँ पढ़ो जरा एग्जांपल नंबर 8। अब बताओ क्या बोला गया, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होगा, देखो अभी बताऊंगा विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या रोल है इसके अंदर। तुम बताओ दो इवेंट क्या क्या बोले इसने, लास्ट में पूछे होंगे, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर इतना एंड इतना, बोथ आर ब्लैक, तो अगर मैं ए इवेंट ले लूं एक बी इवेंट ले लूं, ठीक है ना, तो ए ले लिया, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सेकंड बॉल इज ब्लैक, ऐसे करके ले लिए। पहले ही लास्ट में पूछा क्या है, दोनों दोनों ब्लैक हो, तो वही दोनों इवेंट बनाए मैंने, देखो पहली बॉल भी ब्लैक हो, दूसरी बॉल भी ब्लैक हो, और जो पूछा है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो बोथ वाली चीज को ही तो हम लोग इंट्रोडक्शन से पढ़ते थे 11th क्लास में सेट्स में, ठीक है ना। और मैंने तुमसे कहा है मल्टीप्लिकेशन में कि जो भी दो या तीन चीजों की बात कर रहा होगा उनकी प्रोबेबिलिटी लास्ट में एक साथ पूछ लेगा सबकी, तो बोथ का मतलब एक साथ ही तो पूछा है दोनों की, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमसे ए इंटरसेक्शन बी तो पूछा गया है। अब मैं कहता हूं उस फॉर्मूले को मत देखो, यहां बताओ पहले क्या आता है, सबसे पहले यहां पर जो इवेंट पहले हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में पहले कौन सा हो रहा है, ए। अब देखो उल्टा हो गया ना इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से वहां हमने बी को पहला माना हुआ था, इसलिए मैं कहता हूं ए और बी पे मत जाओ, समझो कि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे की जब पहला हो चुका हो, इंटू तीसरे की जब दोनों हो चुके हो, इंटू चौथे की जब तीनों हो चुके हो, ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना बस। तो चलिए पहले की प्रोबेबिलिटी, पहला है ए, पहली बॉल ब्लैक हो, देखो कितनी ब्लैक थी उसमें, 10 ब्लैक थी, तो 10/15 मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाली चीज कैसे ढूंढेंगे हम, देखो यहाँ पे देखो सब लोग ए स्लैश बी को कैसे ढूंढेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, पहले की प्रोबेबिलिटी हो गई, अब क्या आना है यहाँ पर, दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका हो, दूसरा यानी सेकंड बॉल भी ब्लैक निकली हो
जबकि एक ब्लैक निकल चुकी हो। देखो इसको कैसे निकाला जाएगा। अब इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कह रहे कंडीशनल है तो कंडीशनल के लिए फॉर्मूला लगना चाहिए? नहीं, देखने का नजरिया बदलो, उसी फॉर्मूले को दोबारा नहीं लगा सकते हैं यहां पर। दूसरी बॉल ब्लैक हो जबकि पहली बॉल ब्लैक निकल के हमने साइड रख दी हो, विदाउट रिप्लेसमेंट था वो। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब था जब आपने पहली बॉल ब्लैक निकाली होगी, देखी है ये ब्लैक है, इसको वापस बैग में या फिर सिस्टम में नहीं डाला, अलग रख दिया। अलग रखने के चक्कर में एक बॉल कम हो गई। उस एक बॉल के कम होने के चक्कर में बताओ मुझे, जब पहली बार ब्लैक निकली तो 2/3 है प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार ब्लैक निकलेगी, तुम्हें लगता है कि दूसरी बार भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी? नहीं आ सकती। तो क्या दूसरी वाली बॉल पे पहले वाले के होने से फर्क पड़ गया? नहीं पड़ गया, कम हो गई प्रोबेबिलिटी, दूसरी वाली बॉल की कम हो गई है अब। ठीक है ना? तो एक बॉल जो यहां निकली होगी ब्लैक, वो कम हो गई है अब। तो ऊपर भी एक कम, नीचे भी एक कम। आंसर 5 2 जा 5 3 जा 3 3 जा 2 7 जा, यानी कि 3/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान है ना? अगला पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर, देखो 9। उसमें शायद 3 इवेंट्स की बात चल रही है। देखो ताश के पत्ते हैं क्या है, पढ़ के देखो कैसे चल रहा है, पता तुम्हें कि वो मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक कारण तो ये हो सकता है। और 3 इवेंट है उसमें, शायद 3 पत्ते हैं, 2 क्यों करिए आप, 3 पत्ते निकाले हैं, 3 इवेंट हैं, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी देखो तीनों की पूछ रहा है एक साथ, तीनों की पूछ रहा है ना, तो हो गया ना फिर वो मल्टीप्लीकेशन का। तो अब पहले एक इवेंट बनाते हैं ए, फिर बनाते हैं बी, फिर बनाते हैं सी। बताओ ए सबसे पहले क्या निकाला हमने? किंग। दूसरे नंबर पे किंग। तीसरे पे है के, अच्छा एस। मुझे केस सुनाई दे रहा, केस में ना, केस कैसे निकाल देंगे? ठीक है, ए बी सी। ठीक है जी, अब पूछा क्या? ये भी और ये भी, तीनों पूछ लिए। क्या मतलब हुआ इसका, क्या लिखूं? अब वहां मत देखना, मुझे यहां बताओ पहले क्या आएगा। इसके हिसाब से था ना, ए की प्रोबेबिलिटी बोलो ना, केवल ए नहीं, ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो, फिर सी की प्रोबेबिलिटी जब दोनों हो चुके हो। क्लियर है? लिखिए प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। ए किंग, एक पत्ता किंग निकले की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? किंग कितने होते हैं? 4/52। अब जो एक किंग यहां निकला होगा वो एक हट गया होगा ना फिर। अब दोबारा से किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि एक किंग निकल चुका हो। सुनो, ये जो जबकि एक किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, जबकि ये निकल चुका हो, इसी की वजह से एक पत्ता कम हो गया ना। बात समझ में आ रही है ना सबको? तो अब ये किंग कितने हैं हमारे पास? 3। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 3/51, नीचे भी कम हो जाएगा एक। ठीक है ना? अब 2 किंग गायब हो चुके हैं, लेकिन तीसरी बारी में क्या निकाल रहे हैं हम? एस। इस एस को निकालते वक्त ये जो 2 पत्ते पहले निकले थे वो हट चुके हैं, तो एस कितने हो गए? एस तो 4 ही होंगे, लेकिन पत्ते पूरे 50 रह गए होंगे, यानी कि 4/50। 4 से काटा तो 13 बार, और 3 से 17 बार, और 2 से 25 बार, यानी 2 तो बहुत सारा आ रहा आंसर। कैसे दे रखा, मल्टीप्लाई कर रखी नीचे वाले की? 2/13 70 25 है, 5525। आया समझ में कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? आसान है ना काफी? बस क्वेश्चन पहचान नहीं होता क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करो। ओके, कोई समस्या? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की 2 एग्जांपल हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू कराया था उस दिन बताया था कि जो पहली एक्सरसाइज थी कंडीशनल, वही अकेले थी। अब जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें 2 टॉपिक होंगे, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब नंबर आता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, लिख लीजिए हेडिंग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आओ देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अगर हमने कोई 2 इवेंट थे ए और बी, उनका इंटरसेक्शन ढूंढा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली,
अगर वो बराबर आ जाए उनकी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, तो वो दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। बस जिस टाइम मैंने आपको पहले चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में ओवरव्यू दिया था, उस टाइम बताया भी था इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत आसान होगा, और ये है भी आसान। आपको हर क्वेश्चन में वो चेक करने को बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। शुरू में तो कुछ क्वेश्चन में बोल देगा चेक करो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो जो भी दो इवेंट बोलेगा चेक करने के लिए, आपको उनको दोनों के नाम रखने हैं, एक का ए एक का बी। फिर जैसे कंडीशनल वाले में ए के आउटकम लिखते थे, बी के आउटकम लिखते थे, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे, क्या क्या आएगा? फिर उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करोगे, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आया तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन मजा तब आएगा जब हम लोग एनसीईआरटी से बाहर कदम रखेंगे इस टॉपिक के। इस टॉपिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पढ़ के पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट का है। मजा तब आएगा जब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस में हमें खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो जहां जहां ये आ रहा होगा ना, उसकी जगह पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर हम कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि इंडिपेंडेंट है, तो इसके बदले यूज कर लेते हैं हम लोग। कभी कभी नहीं बोलता, तो अपने आप क्वेश्चन में खुद चेक करना पड़ता है कि इसकी वैल्यू ढूंढें कैसे। नहीं मिलती कई बार, तब ध्यान आता है बच्चों को कि क्या इसको ऐसे लिख लें, तब कहते हैं बच्चे अच्छा ये इंडिपेंडेंट थे, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये लिख लिया। इस तरीके से भी सोचते हैं बच्चे कभी कभी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल पढ़िए, देखिए उसमें ए और बी शायद आपको दे रखे होंगे। एग्जांपल नंबर 9 10 का 11 नहीं, 8 9 के बाद 10 होगा शायद, है ना? पढ़ के देखो, ए और बी गिवन है या फिर लैंग्वेज दे रखी है? लैंग्वेज बताओ क्या क्या दे रखा है? लैंग्वेज कहाँ है फिर जब ई दे रखा है तो? अच्छा जी, ई एक इवेंट है। फिर 10 में, अच्छा ई एक इवेंट है, एक डाई को फेंकने पर एक डाई के आउटकम वही 6 आते हैं। एक इवेंट ई बना लिया, लो दिखा दें। एक एग्जांपल नंबर क्या है? 10। एक इवेंट ई बनाया जिसमें है 3 के मल्टीपल यानी डाइस में 6 तक ही आएंगे। और एफ एक इवेंट है जिसमें क्या है? नंबर E1। तो ये दो इवेंट मिल गए ना, ई और एफ। अब वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये पूछ रहा है, तो पहले आप E/F ढूंढ लीजिए। ई और एफ में क्या है? केवल 6। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर मैं इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लूं, तो एक ही ऑप्शन है ना ये, 1/6। और अगर पीई की ढूंढने प्रोबेबिलिटी तो, और पी एफ की ढूंढने तो 1/2 1/3 1/2 आएगा, नहीं आएगा 1/6। तो क्या यहां पर पीई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को पीई इंटू पी एफ लिख पा रहे हैं? देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। है ना आसान था बिल्कुल। अगला देखिए, बहुत सिंपल था। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 11 में क्या कह रहा है वो? एक डाइस, एक अनबाइस्ड डाई। ये बाइस्ड और अनबाइस्ड का मतलब पता था क्या सबको? सबको पता है? बताओ बाइस्ड का मतलब क्या होता है? फिर उल्टा तो नहीं बोल दिया? आप लोग क्या कहते हैं? आप सब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फेयर और अनफेयर तो पता है ना? तो बाइस्ड और अनबाइस्ड भी वैसा ही होता है, लेकिन कौन सा किसकी तरह होता है? तुमने कभी सुना नहीं? मतलब जैसे कोई कहीं कहीं कोई डिसीजन ले रहा होता है, तो आपका जो रिजल्ट है, यानी जो आपके रिजल्ट्स हैं वो बाइस्ड हैं, यानी कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल है वो अपने स्कूल के बच्चों को जिताने के लिए रिजल्ट जो है वो बाइस्ड देता है, यानी कि झुकाव है अपने स्कूल की तरफ को। तो अनबाइस्ड और बाइस्ड में बाइस्ड होते हैं जो कहीं ना कहीं अनफेयर होता है, उसे कहते हैं बाइस्ड। और अनबाइस्ड यानी फेयर। अनबाइस्ड यानी किसी भी तरफ को पलड़ा झुकावा नहीं है, इक्वल ट्रीट करा जा रहा सबको, उसे कहते हैं अनबाइस्ड। ओके, तो जोशी जी ध्यान रखोगे, आपने उल्टा फीड किया हुआ, ध्यान उस दिमाग में ठीक कर लो उसे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक अनबाइस्ड डाई है यानी फेयर, ठीक है ना? अब मैडम वो एक तरफ झुका हुआ का मतलब है, अगर एक कॉइन नॉर्मल कॉइन है, उस एक नॉर्मल कॉइन में एक हथौड़ा मार दिया जाए ना जोर से, फिर वो कहीं से भी मोटा पतला उसकी विड्थ बिगड़ जाए कहीं से भी,
फिर वो 22 22 हो जाएगा। फिर वो मतलब 22 का मतलब होता है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना किसी भी एक चीज के साथ, जिससे उसके आउटकम्स हर बार बराबर ना आ सकें। शोले का एग्जांपल है हमारे सामने, उन्होंने तो दोनों सिक्के चिपका रखे थे ना, वो उसमें दोनों साइड हेड या दोनों साइड टेल था, कुछ ऐसा कुछ था ना। जो भी काम धर्मेंद्र को करवाना होता था वो वही मांग लेता था हर बार, बस धर्मेंद्र को नहीं, अमिताभ बच्चन को। तुमने देखी नहीं लग रहा शोले? देखिए वो सिक्का ना उसके पास ही रहता था, अमिताभ बच्चन के पास हर बार, और जो काम उसे करवाना होता था वो वही मांगता था बस हर बार। और उसे पता चल, धर्मेंद्र को पता ही तो चला जब वो मर गया लास्ट में कि उन्होंने बेवकूफी बनाया अमिताभ बच्चन ने उसका। ठीक है ना? दरअसल वो इसलिए क्योंकि तुमने जिसने देखी हो ना पिक्चर उसे पता होगा कि दोनों में समझदारी वाले काम अमिताभ बच्चन ही करता था, वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाता था धर्मेंद्र, बचपना था उसके अंदर, इसलिए वो खुद डिसीजन सही, उसे मालूम था कि मेरा डिसीजन सही है, इसलिए वो खुद सही वाली चीज को मांगता था, कॉइन में जो आना था उसे मांगता था हमेशा वो। ठीक है? तो अब जरा आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। एक डाई को 2 बार फेंका यानी 36 आउटकम। ठीक है, फिर एक इवेंट ए है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, बताओ कौन कौन से आउटकम आएंगे भाई? 36 आउटकम ध्यान है तुम्हें? 36 आउटकम ध्यान है? उन 36 में पहले वाले थ्रो में ऑड कौन कौन से केस होते थे? नहीं, फर्स्ट थ्रो पे ऑड, जिनकी शुरुआत में 1 हो, जिनकी शुरुआत में 3 हो, जिनकी शुरुआत में 5 हो, यानी 11 12 13 14 15 16, फिर 31 32 33 34 35 36, फिर वही काम 5 वाले में। ये आ जाएंगे 18 केस कितने में? ए में। ठीक है? बी देखो क्या बोला उसने, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अब जो 18 बी वाले में आएंगे वो कौन से होंगे? जिनमें बाद वालों में ऑड आएंगे। अब कौन से होंगे बताओ जरा? जिनके बाद में 1 3 5 आएंगे, जैसे कि 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ऐसे ही। फिर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, ऐसे करके लास्ट वाला। ठीक है ना? 18 ये बन जाएंगे। अब ए भी पता है, बी पता है, अब उन दोनों ढूंढ लेंगे कॉमन कौन से, इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे और पता लगा लेंगे इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगला करें? लिखने की जरूरत नहीं है, 12th पढ़िए। वैसे तो 12th भी ना लिखने के लिए, लेकिन पढ़ो जल्दी से। 3 कॉइन के आउटकम बनाना आते हैं हम सबको? 8 आउटकम कैसे बनाते हो तुम? 8 आउटकम वो उससे बनाते हो या फिर एच एच एच, फिर एच एच टी, एच टी एच, ऐसे लेके 6 या 7 तो बन जाते हैं, और फिर एक ढूंढने में रहते हैं बहुत देर तक। कैसे बनाते हो 8 आउटकम? एक ने तो कह दिया पता है मुझे, और बाकियों ने नहीं पता। सबके पास तरीके हैं अपने अपने, तो जरा बनाओ। चलो टाइम नोट करूं? टाइम नोट करूं? चलो ठीक है, शुरू। देखता हूँ कितने सेकंड में बनाओगे। बन गए लगभग लगभग 15 और 2 17, 17 सेकंड में, 17 सेकंड में सबसे पहले वाले बच्चों के 17 सेकंड बन गए। ये 8 हैं, गिने जरा। ऐश्वर्या खो गई कहीं, 6 बने। नितिकांक्षा भी खो गई कहीं। क्या कह रही, खो गई या हो गया? अच्छा हो गया, मुझे लगा कह रही हाँ सर खो गई। 7 हो गए, बधाई हो। कॉइन्स को बनाने का आपने कहा था, आपको ध्यान आया कैसे बनाया आपने? मेरे को तो ये तरीका सबसे अच्छा लगता है। 3 के लिए तुम ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे 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 करके, लेकिन जब वही कॉइन 2 की पावर 4 आएगी ना, यानी 4 बार चले जाएंगे कॉइन के आउटकम्स, तो 16 बनेंगे। उन 16 में आप लोग एच 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 टी एच ऐसे करके नहीं बना सकते फिर जल्दी। अब 5 आएंगे 2 की पावर 5 32, वो तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा इस तरीके से। उसको आसान करने के लिए 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम बनने, तो 8 का आधा बोला गया तुम्हें पहले, 4 हेड और 4 ही टेल। फिर 4 हेड है, 4 के आधे, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर इन 2 का भी आधा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। इस तरीके से 1 2 3 करके ये पूरे 8 हैं। और यही काम जब 2 की पावर 4 16 में करेंगे, तो 16 के आधे 8 हेड 8 टेल, फिर उन 8 के आधे 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, उन 4 के आधे 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल नीचे तक, फिर 2 का आधा एस टी एस टी एस टी एस टी एस टी तक। ऐसे 2 की पावर 5 में 32 बनेंगे। 32 का मतलब 16 हेड 16 टेल, फिर 16 के आधे 4 वाले, 4 के आधे 2 वाले, और 2 के आधे एस टी एस टी एस टी करते हुए। इससे ना तो कोई आउटकम खोता है और ना ही कोई रिपीट होता है। जो आप वो बनाते हो ना एच 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 टी एच, इसमें कई बार एक आधा एलिमेंट खो जाता है आउटकम,
या फिर कोई रिपीट भी हो जाता है गलती से, इसमें कोई चांस ही नहीं है रिपीट होने का या गलती होने का कुछ। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये 8 आउटकम है। देखिए जरा क्या क्या पूछा उसने। ई बोला उसने 3 हेड्स और 3 टेल, यानी ये और ये दोनों आएंगे ई में, 3 हेड वाला और 3 टेल वाला। ओके। फिर एफ के लिए क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड वाले भी और 3 वाले भी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी 2 हेड और उससे ज्यादा। तो 2 हेड वाले कौन कौन से हैं देखो, और उससे ज्यादा 1 2 3 4, ये 4 आएंगे एफ के अंदर। ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है। एक और भी है शायद इसमें ना, जी, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 2 और 2 से कम हेड वाले। तो एक ये आएगा 2 और 2 से कम हेड वाले, यानी 2 हेड, 1 हेड और नो हेड, ये सारे एटमोस्ट में आते हैं। तो ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला जी में। तो ई में 2 आए, एफ में 4 आए और जी में भी 4 आए। एक मिनट, ये वाला भी तो आएगा इसमें, 2 हेड वाला। 2 और 2 से कम सारे आ जाएंगे इसमें, तो फिर केवल एक 3 हेड वाला नहीं आने का। ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, केवल एक वो नहीं आएगा। तो 7 आउटकम आएंगे जी में। ठीक है। ई में 2, एफ में 4 और जी में 7। अब इसने पूछा पेयर वाइज कौन कौन से इंडिपेंडेंट है। एक बार ई और एफ को चेक किया, एक बार ई और जी को चेक किया, एक बार एफ और जी को चेक किया। क्या मैं दिखाऊं करके ये? अब हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8 होगी। ठीक है। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओगे? 2/8। एफ की कितनी आएगी? 4/8 यानी 1/2। और जी की 7/8। ऐसे ही आप ई इंटरसेक्शन एफ ढूंढ लोगे, एफ इंटरसेक्शन जी ढूंढ लोगे और जी इंटरसेक्शन एफ या ई जो भी है ढूंढ लोगे, आ जाएगी प्रोबेबिलिटी सबकी। अब पता भी चल जाएगा कौन कौन से इंडिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। 13 पढ़े। ये 13 और एक जो 14 है, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। लिख लो कुछ, इस पर निशान लगा लो इंपॉर्टेंट टाइप का। एग्जाम्पल नंबर 13, बताइए क्या बोला गया। प्रूफ करिए अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। आई बात समझ में? तो एक बात यहां पर लिख दूं क्या, टू प्रूव, अगर ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इक्वल आना चाहिए ना इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। देखो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आनी चाहिए, ये प्रूव करना है हमने। करें शुरू। तो उसके लिए पहले ना हमने वेन डायग्राम बनाया और इस वाली वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करी। क्या है? एफ डैश है। टू प्रूव में चेक करना लास्ट में। अगर पहले हमने बनाया वेन डायग्राम ई और एफ, ठीक है जी, हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हाँ भाई, इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये वाला हिस्सा यहाँ पे कहाँ होगा, ढूंढिए चलिए। ई यानी ये पूरा, और एफ डैश, एफ डैश यानी एफ को छोड़ दें तो, एफ को छोड़ दो तो ये सारा आएगा ना उसमें। इसके साथ ई का इंटरसेक्शन दिया जाए तो केवल और केवल ये वाला हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चेक करो, सोच लो। इसे कहेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो इसको यानी कि एलएचएस को हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ डैश को अपने हिसाब से क्या ऐसा लिख सकते हैं, चेक करो। इस शेड वाले हिस्से को क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं? शेडिंग करने के बाद ही चला पता ये बात हमको, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है दोनों। क्वेश्चन में लिखा है ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीई इंटू पी एफ गिवन है हमें, तो लिख दीजिए पीई इंटू पी एफ। अब इन दोनों में से हम लोग पीई कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस, और इसको क्या बोलते हैं
1 माइनस किस चीज की प्रोबेबिलिटी को, एफ डैश तो आएगा, और यहाँ पर तो पी इंटरसेक्शन एफ डैश चल रहा था, तो क्या वही चीज नहीं आ गई जो हमें प्रूव करने को बोली थी उसने? देखो ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई पी इंटू पी एफ डैश के। ये तो बोला था प्रूव करने के लिए उसने। कोई समस्या? क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन अच्छा है। इससे हमें एक कंक्लूजन निकालना है। अब बोलूं जोही जी, बोलूं? देखो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको दो इवेंट, कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट दे जाते हैं, जैसे ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, तो ई और एफ से जुड़े कितने केस आप बना सकते हो? ये रहा ई और ये रहा एफ। इससे एक बार ई और एफ इंडिपेंडेंट, और एक आएगा ई एफ डैश, एक आएगा ई डैश एफ, और एक आएगा, ये चार ही तो पॉसिबिलिटीज है, चेक करो ई और एफ से। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश भी आएंगे जो हमने अभी करे, ई डैश एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि कौन सा हिस्सा होगा? एफ वाला, है ना? और ई डैश एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट दिए जाएं तो उन दोनों की वजह से, यानी इसकी वजह से, ये तीन इवेंट हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात को हम। ध्यान रहेगी बात? पेज पलटो और अगले पेज के ऊपर देखो, ब्लू बॉक्स के अंदर ये बात लिखी हुई मिली हुई है। एक अगले ही पेज के स्टार्ट में ऊपर एक रिमार्क यानी नोट डला हुआ है, और वहां पर ये बात लिखी हुई है, और हमें ध्यान भी रखनी है इस बात को, ठीक है? कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उनसे जुड़े हुए तीन ऑप्शन हमें गिफ्ट में मिलेंगे, ठीक है जी? आ गया समझ में हमको? ये एग्जाम्पल नंबर 14 का पढ़े, देखो पढ़ो एक बार उसे, सॉल्यूशन मत देखना, सही मजा आया करने का। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 14 ने, बताइए। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी वही पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी इंटू पी बी के, तो वन ऑफ ए एंड बी इज वन माइनस पी ए डैश पी बी डैश, है ना? तो जो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी लिखा है, इसका मतलब समझना है। अगर फिर से सोचिए, फिर से एक वेन डायग्राम बनाऊं जिसमें एक जगह पे ए बना दूं, एक जगह पे बी बना दूं, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? सही कह रही है? एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, यानी कम से कम दोनों में से एक। कौन कौन से केस आएंगे इसमें? ए भी आएगा, बी भी आएगा, और ए और बी दोनों भी आएंगे। एटलीस्ट वाले में दोनों वाला केस भी तो आएगा फिर, यानी कि इनडायरेक्टली उसने हमको जो प्रूव करने को बोला है वो बोला है ये ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये इक्वल आना चाहिए वन माइनस पी ए डैश और पी बी डैश के। बात समझ में आई? ये चीजें दे रखी है इसने हमें, ये नहीं दी, और ये समझने वाली है कि एटलीस्ट में सब कुछ आता है, ए वाला भी आएगा, बी वाला भी आएगा, और दोनों आएंगे। तो अब फिर से एलएचएस लेके चलते हैं। इसका मामला पता है हमें, बताइए क्या होता है फॉर्मूला इसका? सही है? इन दोनों को ना छेड़े, अगर इसकी जगह पे कुछ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट गिवन था तो पी ए इंटू बी भी कर सकते हैं इसके बदले। तो ये पी ए ऐसे क्या ऐसा, पी बी ऐसे क्या ऐसा, पी ए इंटू पी बी ऐसे क्या ऐसा। ओके, अब बताओ क्या इसमें से, सेकंड वाले में से और इन दोनों में से पी बी कॉमन नहीं आ रहा? देखो हमें डैश तक पहुंचना है। डैश कब आता है? जब वन में से कुछ माइनस करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसे पी ए को ऐसे रोक के रखते हैं अभी। अगर पी बी कॉमन लिया तो वन माइनस पी ए बचेगा। अब ये पी बी ऐसे क्या ऐसा, वन में से पी ए गया तो अब ये और ये तीनों अलग अलग हैं, तब भी हमें यहां तक पहुंचना है। आ रहा समझ में किसी को? कैसे आएंगे यहां तक? इसको बदल दें क्या इसको? क्योंकि देखो आंसर में पी ए नहीं चाहिए, आंसर में पी ए नहीं चाहिए। इस पी ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं? बस इसको खुद लिखा हमने वन माइनस पी डैश, बाकी सब ऐसे क्या ऐसा, पी बी पी डैश। अब बताओ इस वाले में से, देखो इस सेकंड वाले में से
और इस पूरे में से पी ए डैश कॉमन है कि नहीं है? क्या बचेगा? 1 माइनस पी बी। जब यहां पर पी ए डैश कॉमन लिया तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस की बन गई और ये प्लस वाली माइनस की बन गई। इसको अंदर भेज, देखिए मिलेगा स्टेप पूरा। ठीक है ना? तो 1 माइनस पीबी बन गया पीबी डैश। ये पी डैश चल रहा था और 1 ऐसे कैसा, ये तो लाना था देखो, आर एच एस। तो ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए बढ़िया हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 भी और 14 भी। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट चेक करने वाली नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़े, एक्सरसाइज पे आ गए ना शायद। देखो एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन देखिए, सारे इंडिपेंडेंट नहीं, शुरू वाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 से है, देखो इंडिपेंडेंट पढ़ के देखो। नहीं, फर्स्ट भी तो इंडिपेंडेंट ही है और फोर्थ भी इंडिपेंडेंट है। मैं पहले इंडिपेंडेंट वाले, जिन जिन में इंडिपेंडेंट लिखा है ना उनकी बात कर रहा हूं अभी। फर्स्ट में देखो इंडिपेंडेंट लिखा है, एक्सरसाइज हमारी 13.2 है, फर्स्ट में इंडिपेंडेंट लिखा है, तो ढूंढ लोगे जो प्रोबेबिलिटी ढूंढने को कही है। फोर्थ में देखो चेक करने का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिफ्थ देखो, एक डाई पे 1 2 3 लिखा है रेड में और 4 5 6 लिखा है ग्रीन से, तो ए इवेंट है नंबर इज इवन। बना पाओगे आउटकम? नंबर इज रेड हो जाएगा या करके दिखाऊं? नहीं, एक ही डाउस से बना दो। एक ही डाइस तो बोली उसने, अडाई, एक डाइस पे लिखा है, चलो छोड़ो कर देते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 13.2 का कौन सा? पांचवा। एक डाइस के जो आउटकम होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 और 6, है ना? तो ऐसे लिखते हैं सैंपल स्पेस। अब क्या क्या बोला इसने? 1 2 3 तो रेड से लिखे हैं, यानी इनके ऊपर ऐसा मान लो रेड कलर कर रखा है 1 2 3 पे, और 4 5 6 पे ग्रीन कलर कर रखा है इन पे। समझ गए? अब बनाए ई और एफ। ई और एफ दिया, क्या दिया? ए और बी। तो ए बताओ क्या दिया? ए दिया नंबर इज इवन। अब इवन एक तो 2 है, 4 है और 6 है, तो यहां पे ए पे लिख दूं 2 4 6। बी बताओ क्या बोला उसने? रेड। रेड वाले कौन से हैं? अब ए इंटरसेक्शन बी ढूंढोगे 2। क्या पूछा क्वेश्चन में? अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। 6 नहीं है केस, ए इंटरसेक्शन बी की पूछ रहा हूं, एक ही तो ऑप्शन है 2 उसके अंदर, बस 1/6 आएगी इसकी। और फिर ए की 3/6, 3/6 यानी 1/2 1/2, तो इनकी इंटू क्या आएगी 1/4 और इस अकेले की 1/6। क्या ये इंडिपेंडेंट है? जबरदस्ती ना कंफ्यूज करने के लिए रेड और ग्रीन और इवन और सब कुछ क्वेश्चन में मिक्स कर दिया, लेकिन है नहीं क्वेश्चन में, देख लो कुछ भी। ठीक है, ये वो फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ चेक करो और बताओ। कराऊं? अच्छा वो वाला है 7, तो लिखो नंबर 7 का, लिख लो जो जो चीजें गिवन है वो लिखो। इतने हमें ए की प्रोबेबिलिटी दे दी, ए यूनियन बी की दे दी और बी की दे दी। पी फाइंड करने को कह रहा है अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या आपको ध्यान है 11th क्लास में हमने दो तरह के इवेंट्स पढ़े थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। नाम ध्यान आ गया? नाम तो दो तरह के थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ करता था उसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हुआ करती थी, और जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, अगला एग्जॉस्टिव है क्या? नहीं। वैसे बता दूं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वो इवेंट हुआ करते थे जिनका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस मिल जाता था। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में 2 या 3 इवेंट्स का यूनियन करते थे, और अगर सैंपल स्पेस मिलता था तो उन तीनों इवेंट्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते थे। अब आप हाँ हाँ पढ़ लेना जाके, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दो इवेंट्स थे। तो पहले में हमें यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है जिसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 लिखोगे आप लोग। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिखने से
ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला खोला जाए, ए यूनियन बी वाला, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि थी 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है पी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 0, और ए यूनियन बी को उसने दिया हुआ देखो 3/5, माइनस कर दो 1/2 से, तो पी निकल आएगा यहां से, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट। अब सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसी फॉर्मूले को फिर से खोलेंगे, लेकिन जो यहां पर 0 करा, क्या करेंगे फिर यहां पर a इंटू पी बी, इंटरसेक्शन वाले की जगह पर हम 0 ना करके इंडिपेंडेंट वाले में पी ए इंटू पी बी करेंगे यहां, तो फिर पी की वैल्यू फिर निकाल लेंगे एक बार। आ गया समझ में? कोई समस्या किसी को? तो ये तो 7th, 8th सिंपल है, 9th सिंपल है। अच्छा 9th में तुम्हें डी मॉर्गन ध्यान है? डी मॉर्गन भाई साहब कहते थे अगर ये दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हैं तो ये इक्वल हुआ करता था इसके, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट थे वो बन जाएगा होल का कॉम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल होता दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9th में क्या पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए डैश एंड यानी इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछा है आपसे। ये तो डी मॉर्गन की मदद से बताओगे क्या बदल जाएगा, ये क्या लिखोगे इसको आप, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और अलग अलग डैश बन जाएंगे होल का डैश। तो ये दोनों की बात एक ही है, और ये वाली वैल्यू कैसे भी ढूंढेंगे हम लोग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये कैसे ढूंढेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इसका तो फॉर्मूला बताइए हमें, हो जाएगा 9th वाला। और भी क्वेश्चन है ऐसे से, ये डैश वाले नहीं, 10th 11th और 11th में देखो और भी हैं, नीदर ए नॉर बी। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन 10th वाले में फिर मैडम ये गिवन है, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए देखो ये रहा नॉट ए और नॉट बी, 10th वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दी है, यानी वो किसके इक्वल है, इसके। इसे कैसे लिखोगे आप लोग, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए सेट्स की हैं 11th क्लास वाले की, जो इस्तेमाल होती रहेंगी इसके अंदर। तो कहां तक के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो 11th तक के, बस नहीं 11th तक के, और 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखो 15 में चेक करने को बोला गया है इंडिपेंडेंट है या नहीं, देखो आगे भी है उसके ना, हाँ तो आगे वाले नहीं, बताइए। तो आज के हिसाब से कहां तक का काम है हमारे पास, शुरू के सेकंड और थर्ड को छोड़ना है बस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट के नहीं है, और इंडिपेंडेंट के नहीं है तो किसके होंगे, मल्टीप्लिकेशन के। तो कोशिश करना, हमने एग्जांपल तो करे थे ना मल्टीप्लिकेशन के, कोशिश करोगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, छोटे छोटे ही हैं बस, और नहीं होंगे तो हम अगली क्लास में करेंगे ही। ठीक है, और एक्सरसाइज की बात करें तो आपको कहां तक के क्वेश्चन बोले गए हैं, एक तो 11 तक के सारे करने हैं, और फिर 15वां करना है। जो ये क्वेश्चन है ना 14th, ये बोर्ड में आया था अभी 1 आध साल पहले, 14th एनसीईआरटी का होने के बावजूद भी बोर्ड में आ गया था। ठीक है, तो आपको ये सारे करने हैं क्वेश्चन आज बस। तो आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हमने 2 तरह की चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो कि बनता है कंडीशनल वाले फॉर्मूले से ही, और इस्तेमाल कब होता है, जब 2 इवेंट की बात चल रही होती है ए और बी की, और एंड में दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछ लेता है एंड बोल के, ये और ये। ठीक है ना, ये होगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा हमने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे चलते हैं पता, अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल आए उनके दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। वही चीज 3 में भी हो सकती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो सकता है। ठीक है, तो आज जाके आप लोगों को सबको ये एक्सरसाइज करनी है, और कोई भी लापरवाही मत करना। लापरवाही ना करने से मतलब आज का काम आज ही कर लेना, प्रोबेबिलिटी बहुत परेशान करेगी, वरना छूट ही जाएगी पूरी चैप्टर ये, फिर वरना तुम्हारा फिर चाह के भी तुम कवर नहीं कर पाओगे। अगला टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है बेस थ्योरम का, इसलिए हल्के में नहीं लेना इसको। ठीक है, बंद करें आज की क्लास।